गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना सर। आज आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, यह किन किन क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है और किस स्थिति में उत्पन्न कर सकता है। हम लोग यह पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज आप लोग पहले सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रॉन पर इतना विद्युत आवेश होता है, प्रोटॉन पर इतना विद्युत आवेश होता है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो विद्युत आवेश के गुण के बारे में आज पढ़ना है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रथम गुण है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मान लो कि कोई रबर का बना हुआ इस तरह का घन है, रबर का बना हुआ। अब रबर एग्जाम्पल में क्यों ले रहे हैं कि रबर में एक गुण होता है या कोई भी कुचालक पदार्थ में कि तुम आवेश जहाँ रख दोगे वह वहीं पड़ा हुआ रहेगा। तो यह घन है। मान लो कि इस सतह पर 2 कूलम्ब आवेश है, इस सतह पर 4 कूलम्ब आवेश है और इस सतह पर 6 कूलम्ब आवेश है। तो पूछा जाए कि इस रबर के घन पर आवेश कितना है। यह रबर का घन है, घन समझते हो, घन घनाभ। उसके इस सतह पर, इस फलक पर कितना आवेश है, 2 कूलम्ब। इस फलक पर, इस सतह पर कितना है जी, 4 कूलम्ब, 4 कूलम्ब है। और इस सतह पर कितना है, 6 कूलम्ब, 6 कूलम्ब आवेश है। तो क्वेश्चन है कि इस घन पर, रबर के इस घन पर कुल कितना आवेश है या कितना आवेश है। तो तुम कहोगे कि इस पर जो आवेश है 6 कूलम्ब प्लस 4 कूलम्ब प्लस 2 कूलम्ब, तो यह टोटल कितना हो जाएगा जी, 12 कूलम्ब, 12 कूलम्ब आवेश होगा। तो अब देखो, किसी वस्तु पर आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित कुल आवेश के योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर, किसी कण पर कुल आवेश उस वस्तु के अलग अलग भाग में, अलग अलग क्षेत्र में उपस्थित आवेश के कुल योग के बराबर होता है। तो यह विद्युत आवेश का गुण है। फिर मन में आया होगा, कौन सी बड़ी बात है कि वस्तु पर कुल आवेश बतलाना है या वस्तु पर आवेश बतलाना है, तो जोड़ कर बतलाएंगे। इसमें कौन सा नया बात है या कौन सी बड़ी बात है जो बतलाया जा रहा है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि रबर का वही घन है और रबर के इस घन के अलग अलग सतह का, मान लो इस सतह का, इसका ताप है 20 डिग्री सेल्सियस, इस सतह का मान लो दिया हुआ है 21 डिग्री सेल्सियस, इस सतह का दिया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस, इस सतह का दिया हुआ है। तो यह भी घनाभ है, अलग अलग सतह का इसका टेम्परेचर, ताप दिया हुआ है। तो इस घन का अगर ताप पूछा जाए, इस घन का ताप टेम्परेचर कितना है, तो क्या लगता है तुम इस ताप को, इस ताप को, इस ताप को जोड़ कर बतलाओगे? तो नहीं। तो किसी वस्तु का ताप उसके अलग अलग भाग के ताप के योग के बराबर नहीं होता है। और एक एग्जाम्पल ले, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो उसके पैर का ताप है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट,
उसे बुखार है और उसके सिर का टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पूछा जाए इस व्यक्ति के शरीर का ताप कितना है, तो क्या लगता है आप लोग इन दोनों को जोड़कर बतलाइएगा कि इस व्यक्ति का ताप जो है 100 प्लस 102 यानी 100 प्लस 102 डिग्री फ़ारेनहाइट 202 डिग्री फ़ारेनहाइट इस व्यक्ति के शरीर का ताप होगा। लगता है इस तरह से आप बतलाएंगे? नहीं। तो किसी वस्तु का ताप, किसी व्यक्ति का ताप उसके अलग अलग भाग के ताप के योगफल के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए तो जो गुण आवेश के पास होता है वह गुण ताप के पास नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा, यह साधारण सी बात नहीं है। तो याद क्या रखना है जी, किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु के अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के कुल योग के बराबर होता है। इसे अगर संक्षेप में कहा जाए, कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा जाए तो कहेंगे विद्युत आवेश योज्य प्रकृति का होता है। विद्युत आवेश योज्य प्रकृति का होता है या योज्य नियम का पालन करता है। समझ में आ गया होगा। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ऑफ एडिटिव नेचर मीन्स योग प्रकृति का, योज्य प्रकृति का होता है। तो समझ में आ गया होगा क्या लिखा गया है, विद्युत आवेश योज्य प्रकृति का होता है। योज मीन्स योग, जोड़ने के प्रकृति का होता है, योग के नियम का पालन करता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु के अलग अलग भाग में उपस्थित आवेश के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरा गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो विद्युत आवेश का दूसरा गुण होता है कि विद्युत आवेश अविचर होता है। अविचर जिसे इंग्लिश में इनवेरिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवेरिएंट। तो हमने क्या कहा, विद्युत आवेश अविचर होता है। तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि किसी कण पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, किसी पिंड पर आवेश उस वस्तु के, उस पिंड के, उस कण के गति के अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अगर कण विरामावस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो जितना आवेश होगा, अगर वह कण चलना शुरू कर देता है, गति में आ जाता है, तो फिर भी उस कण पर उतना ही आवेश होगा। जैसे अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो फिर भी आप लोगों का आंसर वही होगा कि इलेक्ट्रॉन पर
आवेश का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के गति की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। तो बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो जितना उस पर आवेश है, अगर उस वस्तु को गति प्राप्त हो जाए, वह चलना शुरू कर दे, तो उस वस्तु पर जो आवेश होगा उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी गुण को कहा जाता है कि विद्युत आवेश अविचर होता है, अर्थात किसी कण पर उपस्थित आवेश उस कण के गति की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया होगा। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो दूसरा गुण है विद्युत आवेश अविचर होता है, अर्थात किसी कण या वस्तु पर उपस्थित आवेश उस कण या वस्तु के गति की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया होगा कि अविचर का अर्थ क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो या गति की अवस्था में हो, उस पर उपस्थित आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब ही होता है। अब हम लोग विद्युत आवेश के तृतीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भौतिक राशि का नष्ट विनाश नहीं होता हो, उसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर किसी का विनाश नहीं हो पा रहा है, कोई नष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी मात्रा नहीं घटेगी। अगर कोई उत्पन्न नहीं हो पा रहा है या किसी का उत्पादन नहीं हो सकता है, किसी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो उसकी मात्रा बढ़ेगी नहीं। तो ऊर्जा का तो वही हाल है। हम लोग पढ़े हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए ऊर्जा की जो कुल मात्रा होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा संरक्षित होता है। ठीक इसी प्रकार से विद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब बतलाओ, तो ऐसी अवस्था में विद्युत आवेश का मान न बढ़ेगा न घटेगा। तो इस प्रकार विद्युत आवेश भी संरक्षित होता है। तो किसी एक कण का या एक से अधिक कण का या कणों के समूह का, और समूह को निकाय भी कहते हैं, तो कणों के निकाय का या वस्तुओं के समूह का, पिंडों के समूह का, पिंडों के निकाय का, वस्तुओं के निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। समझ में आ गया होगा। तो किसी वस्तु पर या वस्तुओं के समूह पर कुल आवेश जो होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वह संरक्षित रहता है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं कि विद्युत आवेश संरक्षित होता है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ किसी वस्तु पर इसे प्रकट किया जा सकता है या किसी वस्तु से इसे गायब किया जा सकता है। ध्यान रहे, गायब होना और नष्ट होना दोनों में अंतर है। अगर कोई गायब हो गया इसका मतलब तुम्हारे नजर से हट गया। समझ गए होंगे। तो तृतीय गुण है विद्युत आवेश
संरक्षित होता है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार कणों या वस्तुओं के समूह, बहुत सारे कण हो या वस्तु हो, उसके समूह, उस समूह को निकाय कहा जाता है। तो समूह का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो इतना समझ गए होंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई छोटा सा वस्तु है, उस पर Q1 आवेश है, दूसरा वस्तु है उस पर Q2 आवेश है, तीसरा वस्तु है उस पर Q3 आवेश है, सभी को एक बक्से में डालकर हिला देते हैं, पूरा मिला दिए। तो पूछा जाए अब बतलाओ जी कि बक्से के अंदर कुल कितना आवेश होगा, तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि आवेश उत्पन्न होगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं और नष्ट होगा नहीं तो घटेगा नहीं। इस प्रकार से बक्से के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ गए होंगे। अब हम लोग विद्युत आवेश के चौथे गुण पर विचार करते हैं। अब देखो जी, आज जो समय है कोरोना काल है, तो आज तुम लोग मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से क्लास देखते हो, पढ़ रहे हो, तो तुम्हें इतना छूट मिला हुआ है। तो यह जान लो, ऐसा पहले नहीं होता था कि गार्जियन अपने बच्चे को मोबाइल इतने अच्छे से दे दे, खुशी पूर्वक दे दे और उसमें नेट का डाटा भी भरवा दे। तो तुम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा पल है कि तुम लोगों को अभी खुशी के साथ गार्जियन के द्वारा मोबाइल वगैरह दिया जाता है और तुम पढ़ रहे हो मोबाइल पर या कुछ और देख रहे हो, गार्जियन को पता भी नहीं चलता है। तो अब देखो, यहां पर तुम्हारे ईमानदारी पर निर्भर करता है कि तुम कितना पढ़ते हो। गार्जियन, तुम्हारे पिता या जो भी गार्जियन है, उन लोगों ने अपना काम कर दिया है, तुम्हें 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल दे दिया है, उसमें नेट का पैक भरवाने में 1,000 रुपया, 1,500 रुपया पर महीने खर्च करते हैं। अब तुम लोगों का उत्तरदायित्व है कि इस खर्च को तुम लोग सार्थक करो और ईमानदारी से पढ़ाई करो, ताकि गार्जियन का विश्वास नहीं टूटे और तुम लोग अपने पढ़ाई को अच्छा से करते हुए और 12th के वार्षिक एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सको। तो ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे चौथे गुण का, फोर्थ प्रॉपर्टी का। तो विद्युत आवेश का चौथा गुण है, विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत होता है। तो क्वांटमीकृत शब्द थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है अगर पहले नहीं सुने होंगे। तो हम लोग पहले इसका अर्थ समझे कि क्वांटमीकृत का अर्थ क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे भौतिक राशि हैं, तुम जो उनका मान चाहो वो ले सकते हो। जैसे लंबाई, तुम्हारी इच्छा है कि हम 55 सेंटीमीटर लें तो ले सकते हो। तुम्हारी इच्छा है 55.1 सेंटीमीटर लें तो ले सकते हो। तुम्हारी इच्छा हो जाएगी 55.12 सेंटीमीटर लें तो ले सकते हो। क्या? तो लंबाई एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका जो मान हम लोग चाहें वह ले सकते हैं, लेकिन सभी भौतिक राशि के साथ ऐसा संभव नहीं है। विद्युत आवेश का जो मान होता है, हम जो चाहें वह किसी पर प्रकट नहीं कर सकते, वह मान ले नहीं सकते। विद्युत आवेश के सभी मान किसी वस्तु पर या किसी कण पर प्रकट नहीं किए जा सकते। किसी वस्तु पर
जब भी आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना होगा, या उसका 2 गुना होगा, या उसका 3 गुना होगा, या उसका 4 गुना होगा, उसका 10 गुना होगा, उसका 11 गुना होगा। इस तरह से होता है। कारण क्या है जी? किसी वस्तु पर धन आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है, 1.3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। इसीलिए किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जितना आवेश हो सकता है वो होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जितना आवेश हो सकता है वो उस पर प्रकट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जितना आवेश हो सकता है वो होगा। बात समझ में आया? 1.1 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता है, इसलिए 1.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी वस्तु पर आवेश नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऋण आवेश आ रहा है, तो किसी वस्तु पर ऋण आवेश कब प्रकट होगा? जब उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए। तो अधिक कैसे होगा? जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मान लो बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो उस पर ऋण आवेश होगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो उस पर ऋण आवेश होगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस पर विद्युत आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 3.1 या 3.1 इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ किसी वस्तु पर 3.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं हो सकता है, 3.2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं हो सकता है। तो जब भी आवेश होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में नहीं होगी, 1 2 3 4 ये सब होगा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो इसका मतलब है किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऋण आवेश घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो ऋण आवेश बाहर जा रहा है। तो क्या घटेगा? ऋण आवेश घटेगा। तो कौन सा बढ़ेगा जी? धन आवेश बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आवेश बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और धन आवेश बढ़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो और ऋण आवेश की कमी हुई और धन आवेश बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। समझ में आ गया हो? तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। समझ में आ गया होगा? तो कह सकते हैं किसी कण या वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, और इसी को कहा जाता है कि विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। तो यह सिर्फ विद्युत आवेश के साथ ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसे हम लोग जितना चाहें उतना नहीं ले सकते। अब तुम अपने छोटे भाई को कह दो, जाओ जी बाहर से 2.3 मजदूर को बुला कर ले आओ, तो 2.3 मजदूर संभव है? नहीं है। तो मजदूरों की संख्या जो होगा, मजदूरों का जो मान होगा, वो जो चाहे वो नहीं ले सकते। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.6 मजदूर नहीं हो सकता है। तो मजदूरों का जो संख्या है वो क्या हो सकता है? हमेशा पूर्णांक में हो सकता है।
समझ गए? तो कहेंगे मजदूरों की संख्या क्वांटमीकृत होती है, क्योंकि उसका सभी मान संभव नहीं है, चुने हुए मान ही लिए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से विद्युत आवेश के सभी मान संभव नहीं होते हैं, विद्युत आवेश के चुने हुए मान लिए जा सकते हैं या चुने हुए मान ही हो सकते हैं। और वो मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, जिसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं, का पूर्णांक गुणज होता है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो चौथा गुण है विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, अर्थात किसी कण या वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। तो यह जो है आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, इसके लिए संकेत E लिया जाता है। जैसे 3.14 के लिए संकेत क्या लेते हैं? पाई। ठीक उसी प्रकार से आवेश के इस मान के लिए संकेत E लेते हैं। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, इसका इतना होगा या इसका 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, 15 गुना होगा। तो इसे हम लोग 10 गुना, 15 गुना, 11 गुना जो कह रहे हैं वो n गुना हो गया। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE। Q इक्वल टू क्या होगा? NE। n क्या है? पूर्णांक संख्या है, और E क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। अगर किसी पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 10। किसी पर 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो कितना हो गया? n का वैल्यू 100। किसी पर 5000 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5000। ध्यान रहे n का वैल्यू दशमलव में, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होता है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? अब देखो इस पर न्यूमेरिकल कैसा रहता है। अब कहा जाएगा क्या किसी वस्तु पर 5 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम्ब आवेश संभव है? इतना आवेश संभव है। तो यह आवेश दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, E का मान मालूम है, उससे हम लोग n निकाल लेंगे। अगर n दशमलव में आ गया तो कहेंगे यह मान संभव नहीं है। अगर n का मान पूर्णांक संख्या में आ गया तो कहेंगे यह आवेश संभव है, यह आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है। समझ गए होंगे? विद्युत आवेश का पांचवा गुण है कि विद्युत आवेश को एक कण से दूसरे कण पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है या वह स्थानांतरित हो सकता है। तो विद्युत आवेश का कौन सा गुण हो गया कि विद्युत आवेश का स्थानांतरण हो सकता है या विद्युत आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो पांचवा गुण देखें, विद्युत आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, अर्थात इसे एक कण से दूसरे कण पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे इस वस्तु पर आवेश है और दूसरा वस्तु उदासीन हो, इस पर कोई आवेश नहीं हो, और इसे एक तार से जोड़ दें। मान लो यह भी चालक है, यह भी चालक है, इसको तार से अगर जोड़ दें तो इसका कुछ आवेश इस पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? विद्युत आवेश का स्थानांतरण हो गया, एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु पर चला गया है। समझ में आ गया है? तो यहां पर अगर पूछा जाए क्या किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगर उपयुक्त विधि
अगर हम लोग उपयोग करें तो उसके द्वारा एक वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसके अलावा भी गुण हैं, लेकिन मेन मुख्य गुण ये सब हैं। आधारभूत गुण ये हैं, बेसिक मौलिक गुण हैं ये, इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी तुम कह सकते हो कि विद्युत आवेश मापने योग्य होता है, उसे मापा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में सिर्फ विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश गतिशील अवस्था में विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है। फिर इसका गुण हो सकता है किसी चालक वस्तु पर स्थिर विद्युत आवेश सिर्फ उसके बाहरी सतह पर होता है। किसी चालक वस्तु पर, मान लो तांबा का कोई गोला है, अगर इस पर स्थिर विद्युत आवेश है तो सिर्फ इसके बाहरी सतह पर होगा, इसके भीतरी सतह पर नहीं होगा। तो किसी चालक वस्तु पर स्थिर आवेश सिर्फ उसके बाहरी सतह पर प्रकट होता है या रहता है। उम्मीद है आज जितना पढ़ाए हैं सभी समझ में आ गया होगा। इस तरह से वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और प्लीज 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 कोरोना से बचकर रहिए। कुछ कुछ घंटों पर हाथ धोते रहिए। समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देंगे। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो या कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।